CHCl2, anion of बेंजल क्लोराइड, एनायन ऑफ बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। जब बेंजल क्लोराइड बन जाएगा तो इस नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि इसकी मैकेनिज्म के अंदर हम देखें तो मैकेनिज्म में डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जो फिनोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक करता है, उससे बेंजल क्लोराइड बनता है। अब इस बेंजल क्लोराइड में हाइड्रोलिसिस होगा, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन पड़ी है यहां पर, और एसिडिफिकेशन होगा जिससे हमें एल्डिहाइड मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड, तो बेंजल क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस एनायन है उसका, वो फेवरेबल है। या क्यों फेवरेबल है, इसका हाइड्रोलाइसिस यहां पर क्यों हो रहा है, इसके लिए हमारे पास फेवरेबल कैरेक्टर देखें तो यहां पर इस टाइप से ये बेंजल क्लोराइड है। यहां पर एक पॉइंट छोड़ के यहां अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बेंजाइल पोजीशन पड़ी है। तो ये पोजीशन जो होती है बेंजाइल पोजीशन, वो फेवरेबल होती है हाइड्रोलिसिस करने के लिए। इधर अगर डबल बॉन्ड है तो सपोर्ट मिल सकता है। तो एक पॉइंट इसका ये होगा कि बेंजल क्लोराइड में बेंजाइलिक पोजीशन इज प्रेजेंट। एक इसके पास, इस कार्बन के पास बेंजाइलिक पोजीशन पड़ी है। अगर बेंजाइलिक पोजीशन होती है तो हाइड्रोलिसिस फेवरेबल होता है, बेंजाइलिक पोजीशन फेवर में होती है हाइड्रोलिसिस के। और दूसरी बात अगर हम यहां देखें कि यहां पर हमारा मीडियम जो पड़ा है वो एल्केलाइन पड़ा है, और जो स्पीसीज है वो नेगेटिव स्पीसीज पड़ी है। तो आयनिक स्पीसीज जो होती है वो भी विल बी इन कंटेक्ट विद बेस, बेस के कंटेक्ट में है वो, इसलिए इसको फिर फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा हाइड्रोलिसिस करने के लिए। तो एक तो बेंजाइलिक पोजीशन का होना, और दूसरा चार स्पीसीज विल बी इन कंटेक्ट विद बेस। हमारे पास चार स्पीसीज पड़ी है और वो बेस के कंटेक्ट में होगी, तो ये दोनों फेवरेबल कंडीशन होंगी कि यहां पर हमारा इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। यह हाइड्रोलिसिस किस टाइप से होगा अगर हम देखें तो पहला पॉइंट अगर हम देखें यहां पर OH आएगा। बेंजाइलिक पोजीशन से क्या फायदा हुआ, बेंजाइलिक इफेक्ट क्या हुआ बेंजाइलिक पोजीशन का, इसका इफेक्ट क्या होगा अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ऑक्सीजन के, और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। इस बॉन्ड के इधर आने से ये Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ये Cl नेगेटिव यहां से बाहर निकल जाएगा, और इस टाइप से हमें ये स्पीसीज मिलेगी। इस टाइप से हमें ये वाली स्पीसीज मिलेगी। अब इस स्पीसीज में ये जो यहां इलेक्ट्रॉन तभी आया बिकॉज ये बेंजाइलिक पोजीशन थी, तो ये बेंजाइलिक पोजीशन के इफेक्ट से ये पॉसिबिलिटी बनी, और इस पॉसिबिलिटी बनने से अब बेस का अटैक इजी हो गया इस पर, बेस उसके साथ कांटेक्ट में है। तो अब ये बेस OH नेगेटिव जो है ये वापस इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे कार्बन पर ये अटैक करने लगेगा ये बॉन्ड वापस चले जाएंगे, ये वापस यहां आ जाएगा और ये वापस इधर चला जाएगा। तो हम देखेंगे O नेगेटिव वापस हो गया, CH के साथ, इधर Cl, इधर OH ने अटैक कर दिया। जैसे ये अटैक होगा तो काफी फेवरेबल कंडीशन पड़ी है एलिमिनेशन की, तो यहां से Cl नेगेटिव और यहां से H पॉजिटिव निकल जाएंगे, और निकलने से हमारे पास
जो बन जाएगा वो एल्डिहाइड स्पीसीज बन जाएगी। एल्डिहाइड जिसके एसिडिफिकेशन के बाद हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें, पहले हमारी एसिड बेस रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन से यहां पर आप देखोगे तो यहां पर CCl2 ने, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहते हैं। लास्ट में आप देखोगे जब CCl2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, अटैक करने के बाद यहां से H बाहर निकला है, ये वाला H बेस से निकला है, तो ओवरऑल टोटल देखोगे तो ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ जो बेंजीन रिंग के थ्रू हुआ है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम मैकेनिज्म दे सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, जब आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड दिया है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड में CH के ऊपर OH का अटैक हुआ है और फिर Cl निकला है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दूसरे न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, SN2 हुआ। तो हम यहां दो चीजें बोल सकते हैं बच्चों कि पहला जो हमारा यहां इस स्टेप है जो बेंजिल क्लोराइड के फॉर्मेशन तक है, जो फिनोक्साइड आयन पे CCl2 अटैक है, तो उस अटैक को आप स्पेशली बोल सकते हो। इसमें मैकेनिज्म के हिसाब से देखें तो फर्स्ट अटैक जो हुआ उसके हिसाब से आप मैकेनिज्म बता सकते हो इसका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजल क्लोराइड के एनायन का बनने का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजल क्लोराइड के बनने का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो दूसरा है यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड है, इसका मैकेनिज्म देखें तो दूसरा हमारा मैकेनिज्म हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ बेंजिल क्लोराइड के बनने तक है। इसके बाद जो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस है वो फिर आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और स्टार्टिंग में हम अगर देखें डाइक्लोरोकार्बिन का बनना तो 1-1 एलिमिनेशन है। तो अगर क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कौन सा इसमें मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, तो आप देखेंगे स्टार्टिंग से अब तक एलिमिनेशन 1-1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म, क्लोरोफॉर्म के लिए, डाइक्लोरोकार्बिन बनने के लिए, क्लोरोफॉर्म से डाइक्लोरोकार्बिन बना तो 1-1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म देखा था। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा हमारा जब बेंजिल क्लोराइड का एनायन बना तो उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हुआ। और लास्ट स्टेप अगर हमने देखा जो उसका हाइड्रोलिसिस किया है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग सारे पॉसिबल आंसर बन सकते हैं कि हमें कौन सा मैकेनिज्म किस स्टेप के लिए देना है। तो इस टाइप से इस पूरी रायमर-टायमान रिएक्शन के मैकेनिज्म का डेप्थ के साथ हम स्टडी कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हमारा जो है वो रायमर-टायमान रिएक्शन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म के बेस पर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि लेवल वाइज क्वेश्चन आएंगे। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम इसको समझने के लिए जो मैकेनिज्म का एक एक स्टेप अगर हम क्लियरली समझ लेते हैं तो समझने के बाद हमें प्रॉब्लम सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बड़ी इजीली प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो इस अभी मैं कुछ प्रॉब्लम्स शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरह की प्रॉब्लम आती है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे मैकेनिज्म के बेस के बाद, कुछ सोल्व्ड एग्जांपल और कुछ एग्जांपल मैं अनसोल्व्ड छोड़ूंगा आपके करने के लिए। आप जरा सोचिएगा कि उन क्वेश्चंस के क्या आंसर होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे आते हैं वो देखते हैं हम, और कुछ मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्वेश्चन। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स पर बात करते हैं, क्वेश्चंस पर बात करते हैं। रायमर-टायमान रिएक्शंस पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, कुछ सोल्व्ड एग्जांपल, किस तरह के एग्जांपल क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जामिनेशन में आते हैं हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, फिनोल, एनिलीन, थायोफिनोल बिहेव डिफरेंटली विद क्लोरोफॉर्म इन एल्केलाइन मीडियम। फिनोल, एनिलीन एंड थायोफिनोल तीनों के अंदर बेंजीन रिंग है। फिनोल, एनिलीन, थायोफिनोल, लेकिन क्लोरोफॉर्म को एल्कली मीडियम के अंदर लेते हैं तो ये तीनों ही अलग अलग तरीके से रिएक्शन देते हैं।
तो क्यों देते हैं, ऐसा क्यों होता है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिनोल, एनिलीन एंड थायोफिनोल बिहेव डिफरेंटली विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कलाइन मीडियम। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां लिखा है, राइमर-टाइमन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। एक राइमर-टाइमन रिएक्शन दिया हुआ है, उसके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन फॉलोइंग प्रोडक्ट इन राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन रिएक्शन में एक ये फिनोलिक कंपाउंड दे रखा है, कोई फिनोलिक कंपाउंड को एल्केलाइन मीडियम में क्लोरोफॉर्म दिया गया, फिर हाइड्रोलिसिस किया गया। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो प्रोडक्ट एक तो आर्थो आइसोमर बन रहा है, लेकिन आर्थो आइसोमर के एल्डिहाइड के साथ पैरा एल्डिहाइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, उसकी जगह आपका बेंजल क्लोराइड टाइप प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपने देना है कि ये कैसे बना है। अगर हम इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ये चीज इसके साथ बनेगी अगर इस टाइप का फिनोलिक कंपाउंड एज ए रिएक्टेंट हमारे पास आ जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चंस हमें कुछ मिसिंग कंपाउंड दिए गए हैं जो हमको देने हैं, जिसमें मैंने एक से ज्यादा रिएक्शन ली है इसके अंदर। तो हम देखेंगे कि इस रिएक्शन के साथ साथ कुछ और इसी कंडीशन के अंदर रिएक्शंस बनती हैं, वो भी आ रही हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ए, बी एंड सी इन राइमर-टाइमन रिएक्शन ऑफ रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल को अगर हम राइमर-टाइमन कंडीशन देते हैं तो एल्केलाइन क्लोरोफॉर्म हाइड्रोलिसिस दिया तो कोई ए बना, वो ए क्या होगा। उसके बाद हमने यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड को सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में पास किया है तो कोई कंपाउंड बी बना, तो बी क्या होगा, और उसका हाइड्रोलिसिस करने पर सी बना है, वो सी क्या होगा। तो तीनों क्वेश्चंस हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि फिनोल, एनिलीन और थायोफिनोल तीनों जो हैं क्लोरोफॉर्म एल्केलाइन मीडियम में लेने पर डिफरेंट कैसे बिहेव करते हैं, क्या रीजन है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखने जा रहे हैं यहां पर। अभी हमने राइमर-टाइमन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म पढ़ा, राइमर-टाइमन रिएक्शन के मैकेनिज्म में ये क्लियर है कि जब कभी भी क्लोरोफॉर्म के साथ KOH आएगा या NaOH आएगा यानी कि एल्कली मीडियम आएगा तो वहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, 1-1 एलिमिनेशन होगा क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोकार्बीन बनेगी। तो जहां भी हम क्लोरोफॉर्म को किसी भी बेस के साथ देखते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि यहां क्लोरोफॉर्म को बेस के साथ देखने पर हमारे पास सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा, CCl2 बनेगा, डाइक्लोरोकार्बीन। जब भी ये डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा तो अभी मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल है। क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर होने से ये एक पुअर इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। और दूसरी पॉइंट ये है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इसलिए ये आपका जो एसिड के बिहेव के हिसाब से देखें तो एसिड का काम करेगा और इजिली इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए हम इसको सॉफ्ट एसिड भी कहते हैं, जो हमने पिछली बार अभी देखा। तो क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम देने पर डाइक्लोरोकार्बीन बनता है जो एक सॉफ्ट एसिड के फॉर्म में पुअर इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में काम करता है। अब हमारे पास यहां पर अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट हैं। अब ये अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट क्या हैं, जैसे हम पहले देखते हैं कि हमारे पास एक फिनोल है, सपोज एक हमारे पास एनिलीन है, यहां पर अटैक करना है हमारे पास डाइक्लोरोकार्बीन ने। अब डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करने के लिए जब हम एल्केलाइन मीडियम देते हैं तो फिनोल से फिनोक्साइड आयन बनता है। तो यहां पर हमारे पास 2 साइट होते हैं, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन, तो CCl2 के पास अभी हमने देखा था CCl2 2 जगह अटैक कर सकता था, ऑक्सीजन पर अटैक कर सकता था या यहां पर अटैक कर सकता था। सिमिलरली यहां भी अगर हम देखें तो डाइक्लोरोकार्बीन NH2 पे अटैक कर सकता है और ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है। सिमिलरली यहां अगर हम देखें तो यहां पर 2 फैक्टर काम कर रहे हैं हमारे। एक हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन के बेस पे एक्सप्लेन करना,
सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन, और एक हमारे पास है एरोमेटिसिटी फैक्टर। अगर हम यहां पर देखें CCl2 जो है ये ऑर्थो पोजीशन पर प्रेफर करता है अटैक करना। उसका रीजन ये था, इस कार्बन को हमने पढ़ा था सॉफ्ट बेस, ये काम कर रहा है सॉफ्ट एसिड का, तो इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट जो इंटरेक्शन है सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ, सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन डोमिनेंट होता है। इवन चाहे यहां पर अटैक करने से एरोमेटिसिटी जो होती है वो हमारा लॉस होता है, एरोमेटिसिटी का लॉस होता है, इसलिए हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड बेस कंसीडर करते हैं। दैट इज द रीजन कि CCl2 यहां पर अटैक करता है और यहां का प्रोडक्ट हमको मिलता है जो वो CHO ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इंट्रोड्यूस होता है। ये लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होता है, जैसा अभी हमने देखा। बट अगर इस केस के अंदर हम देखें तो इस केस के अंदर आप देखोगे कि यहां पर ये हमारे पास कार्बन को अगर हम ले सकते हैं तो ये सॉफ्ट बेस, बट NH2 जो है वो हार्ड बेस, लेकिन ये जो हार्ड बेस है वो पुअर हार्ड बेस है, वीक हार्ड बेस है, तो यहां पर वीक हार्ड बेस, और ये आपका यहां पर सॉफ्ट बेस है। मतलब ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल करवा सकता है, कार्बन उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड बेस है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये कम हार्ड है, तो उसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल करवा सकता है। तो दैट इज द रीजन कि यहां पर एरोमेटिसिटी जो होती है वो लॉस नहीं होती और मेंटेन रहती है एरोमेटिसिटी। ये फैक्टर डोमिनेंट हो जाता है और ये फैक्टर इसमें लेस डोमिनेंट होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन वाला। इसलिए जो CCl2 होता है यहां पर इस नाइट्रोजन पर अटैक करता है, इस न्यूक्लियोफिलिक साइट पर अटैक करता है। दैट इज द रीजन कि यहां पर जो आप प्रोडक्ट पढ़ते हो, एनिलीन के साथ जो प्रोडक्ट पढ़ा जाता है वो एनिलीन के साथ प्रोडक्ट आपका ये होता है कार्बिल